हे गाइस, वेलकम बैक टू राम चौधरी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर वर्णमाला का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि कल मैंने आपको पहला पार्ट इसका कंप्लीट करवा दिया है। 25 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छी तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को लगाया था। आपका रियली थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, कोशिश करना कि 25 क्वेश्चन पूछने पर 25 का 25 में से आपको जवाब आना चाहिए। बाकी जो भी उसका व्याख्या रहेगा वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन कुछ भी हो, कोई भी व्याख्या हो, वो सब कुछ आप पर आना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो आपके प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिएगा। हाँ, बाकी आप कुछ पूछ रहे थे कि सर आपका मेडिकल कैसे हुआ था, आपने तैयारी कैसे किया था, तो वो जो है वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। चलिएगा, अब मैं पढ़ाने का शुरुआत करता हूँ। पूछा गया आपसे कि ये जो 4 ऑप्शंस है, इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है? जल्दी से बताओ, कंठ वर्ण कौन सा है? क्या आपको पता है कंठ वर्ण? देखो, इनमें आप कभी भी जो है कंफ्यूज मत होना। छोटा आ और बड़ा आ जो होता है ना, ये कंठ होता है, ठीक है। और छोटी ई और बड़ी ई जो होती है, ये क्या होती है? तालु होती है। अच्छा, मूर्धन्य कौन सा होता है बताओ? ये ऋषि, ऐसे याद रखो, ऋषि हो जाएगा मूर्धन्य। ओष्ठ कौन सा होता है? ओ। इसे आप देखो, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ओ की साउंड आएगी, तो ये क्या? छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या है? ये ओष्ठ है। बाकी अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन वो आपसे कभी भी ये पूछ सकता है कि सर जी ये क्या है, तो याद रखना है ये कंठ तालव्य और एक और होता है, और एक ये होता है छोटा ओ और ये बड़ा ओ, ये हो जाएगा। ये तो कंठ तालव्य, क्या ये कंठ तालु, कंठ तालव्य बोल सकते हैं इसे, और इसे कंठोष्ठ बोल सकते हैं क्योंकि उसमें तो ओ वाली साउंड आ रही है। इज दैट क्लियर? तो इन्हें आप याद रखें, कंठ तालव्य और ये हो जाएगा कंठ तालु। चलो, ये माफी चाहूंगा, कंठ ओष्ठ, ये कंठ तालु और ये कंठ ओष्ठ हो जाएगा। इनको आप कभी भी मत भूलिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा वर्ड है जो ओष्ठ नहीं है? मैंने अभी अभी बताया था ओष्ठ वाला, और ओष्ठ में आपको गलती नहीं करनी है। देखिएगा, पहले आप समझिएगा, ये जो मैंने बताया था छोटा आ और बड़ा आ, ये क्या है बताओ? ये कंठ है। क्या है बताओ? कंठ। ये कंठ है ना, जब कंठ है तो ओष्ठ तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैंने ओष्ठ में बोला था जब आप इसे लिखोगे ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इसे ओ की साउंड आएगा, तो ओष्ठ भाई ये तो जो है ये तो बिल्कुल है ही। अच्छा, दूसरी बात ब, तो ब वाला सीरीज आपको याद होगा, ब वाला, ब जो होता है ये वर्ग के अंदर, प वर्ग के अंदर क्या होता है? ये ओष्ठ ध्वनियां ही तो होती हैं, तो इसलिए आपका ब भी आता है और माँ भी आता है। तो याद रखना, फाइनली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ओष्ठ नहीं है, ये कंठ है। चलो आगे बढ़ो। आपसे पूछा गया है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अभी बताया था मैंने, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होता है ओष्ठ ध्वनिया, मतलब डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि छोटा आ और बड़ा है क्या है बताओ? ये कंठ है। छोटी ई और बड़ी ई बताओ क्या होती है? तालु होती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या होता है? ओष्ठ होता है। और छोटी ए यानी ये वाली है, ठीक है, ये होता है कंठ तालु होता है, और ओ वाला जो आता है वो कंठोष्ठ होता है। चलिएगा, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंठ तालव्य क्या होता है? तो ये देखो कितना अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो कंठ तालव्य ध्वनियाँ होती हैं ये वाली। अच्छा, ये आंसर हो जाएगा। और बताओ कंठ कौन सा है? बताओ जल्दी से बताओ, कंठ कौन सा है? कंठ है ये वाला, ठीक है। बाकी ये क्या है बताओ? छोटा ऊ और बड़ू, बताओ जल्दी से। ये ओ वाली साउंड आती है तो ये ओष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ ये क्या है बताओ जल्दी से? ये कंठोष्ठ हो जाएगा। आपको ये लगता है कि सर थोड़ा डिफिकल्ट बता रहे हैं, और आपको अगर ये याद नहीं है, मतलब समझ लीजिए वर्णमाला के अंदर आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। इनको आप याद रखना। अब आपसे एक और सवाल पूछा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? जल्दी बताइएगा, कंठ तालु किसका होता है? अभी अभी बताया था कंठ तालव्य कंठोष्ठ, तो छोटी ए और बड़ी ए जो होता है वो कंठ तालु होता है। और ये वाला जो होता है बताओ ये क्या होता है? बताओ कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? ये कंठोष्ठ होता है। और हा जो होता है किस में आता है बताओ? ये ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है बताओ? ऊष्म व्यंजन होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, आपसे किस तरीके से ये सवाल पूछा है। पूछा गया कि ए के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है? आपको पता होना चाहिए। अगर ए आप बोलेंगे, छोटी ए हो चाहे बड़ी हो, ये कंठ तालव्य होती है, और छोटा ओ हो या बड़ा ओ हो, 2 मात्रा वाला, इसे कंठ ओष्ठ बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये कंठ तालु इसमें जो है वो यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछा गया ये वाला साउंड आपसे पूछा है, छोटा और बड़ा ओ, तो ये आपका क्या होता है? ये कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। तो ये भी आप थोड़ा याद। मूर्धन्य में क्या बताया था बताओ? जो ऋषि है
ये आपके मूर्धन्य में आता है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। और आपसे क्या पूछा है बताओ, ओ जो साउंड है ये बताओ कहाँ पर आता है, ओ ये कंठोस्ट होता है, ओ को आप पढ़ेंगे ना तो ओ वाली साउंड आएगा, तो ओ इसमें देखो ओस्ट, तो ये वाला। और वैसे भी आप देखो ओस्ट जब आप लिखेंगे ना, ये वाला ओस्ट आ रहा है और ये ओस्ट ही होता है, कंठोस्ट। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो ही बड़ा ही अच्छा शानदार है। पूछा है छोटी ए बड़ी ए च छ ज झ ज और ये चूल्हे मैया, ऐसे हम बचपन में पढ़ते थे हमारे गुरुजी। खैर आदि का हर स्थान का अलग इसे उच्चारित करते हैं। आदि का उच्चारण किससे होता है, जल्दी बताओ। छोटी बड़ी क्या होता है, कंठ होता था। छोटा आ बड़ा ये क्या होता है, कंठ होता है। और तालु जो होता है वो छोटी ई और बड़ी होती है, तो तालु यानी तालव्य, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ना, यानी कि भैया छोटी बड़ी जो होता है ना, च छ यानी ये जो होता है ये कचर, तब ये जो च वर्ग होता है ये भी आपका तालु में ही आता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जो पुरलिंग नहीं है, बताओ जल्दी से। जो पुरलिंग नहीं है, और जो पुरलिंग नहीं है स्त्रीलिंग है, वो है आपका ई। जैसे चाची, किसी भी शब्द में जैसे यहाँ लिख रहा है चाचा, अगर आप इसमें ये वाली साउंड लगा देंगे ना तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे चाचा में अब मैंने बड़ी लगा दिया तो ये हो जाए चाची, ये स्त्रीलिंग हो गया। इज दैट क्लियर? तो याद रखना ये वाली साउंड लगाने से आपका स्त्रीलिंग वर्ड बन रहा है, मतलब ये हो गया कि ये पुरलिंग तो नहीं है, तो इसलिए आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा। आगे पूछा किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, ये व्याख्या पढ़ते रहिएगा। ये देखो स्त्री, नदी, वालिका, इसमें छोटी बड़ी जो है दे रखा है, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, अब ऋषि स्वर नहीं यानी ऋषि को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, मूर्धन्य बोल जाता है। और किस में नहीं है, आज में। देखो इसमें नीचे घूम रहा है ना ये वाला, ये देखो ऐसे का लिखा और ये ऐसे वाला, ये ऋषि होता है। तो याद रखना इसमें है, इसमें, लेकिन आज में तो कोई भी नीचे मात्रा ऐसे नहीं जा रही है। आगे बढ़ जाइएगा, आगे 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 आगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ले, अब देखिएगा आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया था वो आपके पेपर में आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें ऋषि की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। तो ऋषि मतलब जो नीचे लग जाती है, ठीक है, वो वृष्टि है, तो बाकी इनमें जो है वो नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और आगे आपसे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता क्या होती है पता है आपको, ये देखो मैं बताता हूँ। ये जो है ना संभालना जो है इसमें अनुनासिकता है। होता क्या है पता है, ये जो संभालना शब्द में अनुनासिकता है, अनुनासिकता मतलब स्वरों की विशेषता को बताता है। इसके उच्चारण में वायु जो होती है वो नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता ना ये जो चंद्रबिंदी होती है ना, इसकी वजह से इसको मतलब इसके रूप को दर्शाने के लिए होती है। चंद्रबिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, यानी तत्सम तद्भव जब मैं पढ़ाऊंगा तो जहाँ पर भी चंद्रबिंदी अगर आपको दिखती है तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि वो तद्भव रूप है। क्या है, तद्भव रूप है। इज दैट क्लियर? तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। आगे आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, बताइएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अगर एक से अधिक अगर वर्ण कभी भी मिल रहे हों तो उनको व्यंजन कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन है ना वो वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। आपको सभी को पता होगा, अगर मैं यहाँ पर क लिख देता हूँ तो जो क है ना ये भी आपका क प्लस ये ऐसे बनता है। तो देखो ये जो उच्चारण होता है क व्यंजन का, ये स्वरों की सहायता से हो रही है, इसकी सहायता से हो रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। तो इसको भी आप हल्का हल्का याद रखें। पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताओ। 33 है और 11 क्या है इसके स्वर हैं। बताओ ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो वो तीनों सा होते हैं और लास्ट में हा भी आता है। इसको आप याद रखना। हा थोड़ा अलग श्रेणी से मानी जाती है, इसलिए शायद आपको याद ना हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ हमेशा आप याद रखना कि ये जो का वाला वर्ग है ना, जैसे क ख ग घ और ड, ये जो होता है ये आपका कंठ होता है। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। तो क वर्ग जो होता है वो कंठ होता है। शुरुआत में हो सकता है आपको याद ना हो, परेशानी होगी, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आए आप उनके जवाब दे रहे हैं तब ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हमको भी सही बता रहे हैं, बिल्कुल भी याद नहीं होता था, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ा और तो फिर याद हो गया। तो परेशान आप नहीं होना है। आगे देखिएगा, ये आपको मैंने कल बताया था यर लव, जो लव होता है वो यार से होता है, मतलब अंतस्थ अंदर से होता है। ये मैंने कल बताया था आपको, चलेगा वो कल हम याद करवा देंगे आपको। पूछा जा रहा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दांत वाला कौन सा है। क्या है? अगर आपसे दांत पूछा जाए दंत, तो दंत कहाँ पर हो बताओ जल्दी से। ये है ल। याद रखना ये जो लव होता है ना, लव
क्या बोला मैंने, ये जो ल है ना, ल, एक सेकंड में इसे पढ़ लेता हूँ। में से कौन सा दंत है, तो दंत कौन सा है क्या बताओ, ल वाला जो है वो दंत है। इज द क्लियर, याद हो जाएगा। मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर ल जो होता है वो दंत वर्ण है, और बाकी जो प म उ ये क्या है, सब ओष्ठ वर्ग हैं। ठीक है, इनको आप हल्का हल्का याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ, आपको ही बताना है। तो मैंने बताया था कि ये कंठ में आता है, क्योंकि क ख ग घ ढ ये सब कंठ होता है। इसके बाद कंठ तालु होता है, यानी कि च छ ज ये वाला जो होता है ना, ये तालु होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी में श ध्वनियाँ हैं, श श, तो देखो मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। श जो ध्वनि है वो क्या है, बताओ जल्दी से। श जो ध्वनि है ये तालव्य ध्वनि होती है, यानी। और अगर मैं अलग तालुओं की बात कर देता हूँ, तो जैसे छोटी ई, बड़ी च छ ज ज ज, ये सब क्या होती हैं, ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तालु। तो ये चीज़ आप याद रखो। अरे मैंने ये भी पढ़ा था, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, यश। यश जो होता है बड़ा चालू है, मतलब बड़ा तालु है। इनमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, हम भी गलती करते थे, ऐसी कौन सी तोप चला दी। तो याद रखना, यश जो होता है ना बहुत चालू होता है, मतलब तालु होता है। या फिर ऐसे करो, यश तालु से, तालु से जो होता है कुछ भी खाता पीता है। तो याद रखेगा, य और श ये हमेशा तालु होता है। जब आप पढ़ाते हैं ना किसी भी चीज़ को, या पढ़ते हैं अगेन, भले ही 1 साल हो जाए फिर भी चीज़ें याद रहती हैं। तालव्य ध्वनियाँ मैंने अभी आपको बताया था। तालव्य ध्वनियाँ बताओ कौन कौन सी होती हैं, यानी कि च छ ज और झ, ये वाली जो होती हैं तालु होती हैं। कभी भी कुछ भी वर्णमाला में से आ जाए, आपको जवाब देना आना चाहिएगा। ठीक है, तो इसको आप भूलना मत। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सवाल आपके लिए, जो व्याख्या है वो भी आपके लिए ही है। बाकी मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि आपको सिर्फ सवाल देखें। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, तो मैंने बताया था इसका उच्चारण स्थान होता है तालु पर। किस पे होता है, तालु पर होता है। च छ बताया ना, कंठ तालव्य, कंठ तालु, दंत। आगे देखिएगा, च छ उच्चारण ये तालु हो जाएगा। आगे मैंने अभी भी बताया था, य और जो, एक सेकंड, ये जो है ना, य का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो य का जो उच्चारण स्थान है ये आपका तालु में है, यानी चालू। मैंने बताया ना, यश नाम का एक लड़का है जो बहुत चालू है, मतलब तालु है। तो य या श आ जाए, ये कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। और देखो सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वो करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ गया है। इनसे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मेरा बहुत मन लगता था। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ बताओ। तालु मैंने बताया था ना, यश नाम का लड़का बहुत चालू, मतलब तालु। तो कभी या पूछ लेगा, कभी शा पूछ लेगा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ट जितने भी टट होते हैं ना, ये सब मूर्धन्य होते हैं। और क जो होता है वो कंठ होता है, प जो होता है वो ओष्ठ होता है। आगे देखेगा, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ, तालु मैंने बताया था, एक तो यस बता दिया था, वो भी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, और दूसरा कंठ तालु, च छ ज ये वाला, तो ये तालु होता है। आगे आपसे पूछा जाए, श का उच्चारण स्थान बताओ। अभी बताया था यश नाम का लड़का, तो ये क्या होता है, चालू होता है, मतलब तालु होता है। आगे देखिएगा, आगे च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं बताओ। कुछ भी पूछ सकते हैं, देखो सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, तो तालु में होता है च वाला। तो इसलिए पेपर देने ज़रूर जाना। यूपी सब इंस्पेक्टर फेस 2017 में आया है, तो बहुत बड़ी कोई हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो परेशान ना रहे कि ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर है तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा, और बाकी तो यार फिर ऊपर वाले जो भी करेंगे वो ठीक है। चलो मैं आगे क्वेश्चन देख, अब आप देखिएगा, इस सवाल को देख रहे होंगे। ओवरऑल वो ये पूछता है कि ये जो साउंड है ना, ये वाली साउंड, ये कहाँ पर पड़ती है, इसको आपको एग्जैक्ट बताना है। वर्ग के अंदर, वर्ग कितने होते हैं, 5 ही तो होते हैं उसमें। चलो 5 ऐसे और 5 ऐसे होते हैं, तो ये चीज़ें आप हल्का हल्का याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो होता है ये क्या होता है, ये ट वर्ग के अंदर आता है, चौथे में स्थान पर। किस पे, ट वर्ग में। जब आप कचट तब पढ़ेंगे तो ट वर्ग में चौथा जो स्थान, ट ठ ड ढ, तो याद रखिएगा ये ट वर्ग में जो होता है ये आपका चौथा स्थान होता है, ये वाला, बी वाला। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत नहीं है, दंत वाला कौन सा बताया था मैंने, ट। अभी बताया था, ट जो होता है ना, ये आपका ये मूर्धन्य में आता है। किस में आता है बताओ, ये मूर्धन्य में आता है। याद रखेंगे, ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत तो नहीं होता है, ये मूर्धन्य होता है। और त वर्ग जो होता है ना, त वर्ग के व्यंजन क्या होते हैं, दंत होते हैं। क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो याद रखना है इस चीज़ को, भूलना मत। जो भी कुछ भी सवाल आ जाए आपको आना चाहिए उसका जवाब। बीएड में देखो साहब, मास्टर बनने के लिए आया था कि दंत वाला कौन सा है, तो दंत वाला अभी भी डिस्कस किया है, कौन सा है बताओ, त वाला।
ठीक है। अरे वैसे भी आप देखो ऐसे लिखो, मैंने कहा दंत, ऐसे करना, दांत लिखना, दांत, तो दा से हो गया दंत और ता से हो गया ता वर्ग। तो दंत के अंदर जो आता है ये वर्ग आता है, ता वर्ग है। ठीक है। जैसे मैंने एक और बताया था कि आप ओष्ठ लिखिएगा, ओष्ठ में ये जो ओ आ रहा है ना, याद रखना ये जो ओ है ये क्या होता है, कंठ तालव्य कंठोष्ठ, तो ये तो कंठ ओष्ठ होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, इसे आप गलत मत कर देना। आगे देखो, और देखो यहाँ पर बता रखा है त जो होता है वो दंत होता है, अन्य ध्वनि त वर्ग के वर्ण स हैं, कंठ ध्वनिया क कंठ होता है, छ तालव्य होता है, प ओष्ठ होता है। चलो आगे देखो, आगे पूछा गया है कि दंतव्य वर्ण कौन सा है, वही दांत लिखेंगे, ता पीछे आएगा, मतलब ता वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से दंत वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। अरे देखो, अभी मैंने आपको बताया था, वही सवाल यहाँ पर रिपीट हो गया है, बस थोड़ा सा अलग है वो। ये दंत पूछा है, और दंत में मैंने बताया था कि जो ल और स जो होता है ये दंत होता है, त थ द ध न ल स। ठीक है, तो जो ल होता है ये भी आपका क्या होता है बताओ, दंत होता है। चलो याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, चलो ये देखो आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए। वो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसके व्याख्या को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ। प फ ब भ म व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपने खूब याद किया होगा, ये होते हैं ओष्ठ। क्या होते हैं, प को जैसे आप पढ़ेंगे तो ओष्ठ तो वैसे ही आपको समझ में आएगा, तो ये ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जो कंठ है, कंठ में कौन सा वर्ग आता है, क वर्ग आता है। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा है कि हिंदी में ब जो ध्वनि है ब, ये कहाँ पर आता है, तो अगर आपसे ब ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो ये ओष्ठ में आता है। ठीक है, प वर्ग के वर्ण ओष्ठ ध्वनिया के अंतर्गत आता है ब, तो याद रखना ये किस में आता है, ओष्ठ ध्वनि के अंदर आता है। आप पढ़ भी सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा है व का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, तो व का जो उच्चारण स्थान है ये दंतोष्ठ में होता है। किस में होता है, दंत ओष्ठ, यानी दंत प्लस ओष्ठ, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। याद रखना, इसे गलत मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बार बार पढ़ने से ये चीज़ें याद होंगी। एक बार आप पूरा जैसे चैप्टर पढ़ाया हो कहीं पर वो आप पढ़ लेना, ठीक है, फिर आप गलत नहीं करेंगे। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ होती है, दंत प्लस ओष्ठ मिलकर के बना दंतोष्ठ, और दंतोष्ठ में कौन सी होती है बताओ, वा जो होती है दंतोष्ठ होती है। क्या होती है, दंतोष्ठ होती है वा। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको अलग से करवा दूंगा जो आपको हमेशा कन्फ्यूजन करेंगे, कितना भी याद कर लेना। निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं आता है, तो ट वर्ग में देखो एक तो ये आता है, ये और ये नहीं आता है। क्या नहीं आता, जो धा है ये आपका ट वर्ग के अंदर नहीं आता है। सर जी किस में आता है, ये ता वर्ग के अंदर आता है। तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, इनको आप आराम से पढ़ लेना। देखो ये लिखना, 5 वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन नाम दिया जाता है। कभी कभी पूछ लेता हो कि इनमें से निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो वो आप गलती मत करना। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, देखो इनमें से जो नहीं होगा वो स्पर्श व्यंजन आपका होगा। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है बताओ, य, मैंने बताया ना य र ल व, ये अंतस्थ होता है। ठीक है, तो ये आपका स्पर्श तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्पर्श वो होता है जो इनमें से होगा, वही स्पर्श व्यंजन होगा। अब ये याद करना पड़ेगा, इनमें से जो भी नहीं होगा वो आप बता देंगे। आगे देखिएगा, पूछा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं, तो सभी कचट तप, तो ये आपको खूब याद होगा। कौन से वर्ग में बताओ, सभी के सभी, तो ये ऑप्शन जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये हो जाएगा क च प द, यानी 4 दे रखे हैं, 5 नहीं है, तो 4 वाला तो पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, ये आप देखो। अच्छा इसमें कौन सा देखो, अरे इसमें देखो रा कहाँ से आ गया भैया, नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो रा, तो ये, और इसमें हा, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन में तो नहीं आता है। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, वन रक्षक में आया। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोशिश करना कि वर्दी मिले, अगर आपको लगता है कि मुझे सिविल में जाना है तो सिविल में जाइए, लेकिन लगातार पढ़ने से और मन में चाहत रखने से ही ये नौकरी मिलती है। बस अपने सपने को मत मरने देना, बार बार पढ़ना, बार बार प्रैक्टिस करना, और कहीं से, ये मेरे से नहीं, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको करवा दे वहीं पर प्रैक्टिस ज़रूर लगाना। मार्केट में जब हम पढ़ते थे तो ईमानदारी की बात यह है कि कोई भी जो है प्रैक्टिस सेट हमने नहीं छोड़ा था जो हमने ना लगाया हो, बस इसीलिए कि हमारा अच्छा कमांड हो जाए,
अच्छा पेपर निकल जाए। तो चलिएगा आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे कुछ सवाल हैं जो मैं 65 में कर ही देता हूँ इनको, क्योंकि फिर अगर इससे कम करूँगा तो थोड़ा कम ही हो जाएगा। पूछा है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, बताया था मैंने, बताओ जल्दी से। क्या बताया, या र ल व, यार के चक्कर में लब हो गया तो ल व यर, ये अंतस्थ होता है, ठीक है, ये वाह हो जाएगा। आगे देखिएगा, अरे पूरा पेपर ही होगा, चलेगा कोई बात नहीं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, ताकि तो देखिएगा जितने भी अलग अलग पेपर में आए थे वो सभी सवाल मैंने आपको करवा दिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी के कमेंट आएँ और बताएं कि आपको कैसा लगा, और भी कुछ नए चेंजेस करने हैं क्या। देखिएगा जब भी मुझे वक्त मिलता है ना तो मैं ज़रूर करता हूं। कहते हैं ना नौकरी के बाद, सच बात यह है कि भले ही 4 घंटे की नौकरी हो, 8 घंटे का रेस्ट हो, लेकिन कहते हैं ना जब आप नौकरी करके आते हो तो खाना पीना खाते हो, उसके बाद नहा धो करके भाई सीधे सोने का मन करता है, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिकॉज बॉडी बिल्कुल हार जाती है, थक जाती है। सुबह 2 घंटे 1 घंटे पीटी, 1 घंटे परेड होती है, उसके बाद ड्यूटी होती है 8 से 12, मतलब थक जाओगे पूरा। तो ओवरऑल बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके बस आपने कहा सर आप पढ़ा दिया करो, मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा है, तो बस कुछ ही समय बचता है जो मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा, इसमें मुझे भी खुद पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि कुछ समय के बाद आप ये देख पाएंगे कि हम इस डिपार्टमेंट से कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके होंगे। तो ये सब शिफ्टिंग के अंदर बड़ा ही मेहनत लगता है, और मेहनत के लिए आपका नींद, नौकरी के लिए पता है नींद होना पूरा ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए भी नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड। तो इन सबको लेकिन हम करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ड्यूटी करना पड़ रहा है, कितने हम परेशान हैं, बस एक संघर्ष ही है अपनी ज़िंदगी में जो हम करेंगे। थैंक यू। अपना कमेंट करके आप ज़रूर बताना कैसा वीडियो लगा। कल भी आपका कुछ क्वेश्चंस बचे हुए वर्णमाला में जो मैं पूरा करवा दूंगा, प्लेलिस्ट बन जाएगा, उन्हें आप देखते रहिएगा, ठीक है। और SSC GD है, यूपी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, जिसमें हिंदी आता है, उन सभी विद्यार्थियों तक इन वीडियोज़ को आप पहुँचाइएगा। आपका बड़ा ही आभार व्यक्त रहेगा। थैंक यू।